अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, कुदरती आफात पर किसी का इख्तियार नहीं। ये सैलाब की सूरत में भी हो सकती हैं, ये ज़लज़ले की सूरत में भी हो सकती हैं और ये किसी बीमारी की सूरत में भी हो सकती हैं। दुनिया भर की रियासतों ने कुदरती आफात से निपटने के लिए मुख्तलिफ इदारे बनाए हैं और जानेंगे कि पंजाब में जो मुख्तलिफ कुदरती आफात आती हैं उनसे निपटने के लिए किस तरह से इंतजाम जो हैं वो किए जाते हैं। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इरफान अली काठिया साहब मौजूद हैं। आप डीजी हैं पीडीएम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जैसे कि 2010 के बाद सूबों को इख्तियारात दे दिए गए डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और ये अब आप अथॉरिटी जो है ये इसको खुद मुख्तार अथॉरिटी चला रहे हैं। तो हर मुल्क ने, दुनिया भर के ममालिक ने मुख्तलिफ़ किस्म की आफात से निपटने के लिए ये इदारा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंजाब के इस इदारे में कौन कौन सी जो आफात हैं उनका ज़िम्मा आता है। जी, ये अदारा जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब है, ये दरअसल 2010 में ये वजूद में आया। और आपके इल्म में होगा कि 2010 में बड़े फ्लैश फ्लड्स वो पाकिस्तान में आए, और उसके बाद जब इंटरनेशनल एजेंसीज़ उनको यहाँ दावत दी गई, तो उस वक्त ये महसूस किया गया कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में सूबों के अलग अलग जो है वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा मिसिंग है। तो उस वक्त 2010 में ये एनडीएमए एक्ट वो पास हुआ, और उसी के तहत तमाम सूबों में पीडीएमएज़ का वो वजूद अमल में लाया गया। तो पीडीएमए पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह एक अब वाइब्रेंट अदारा वो बन चुका है। और प्रीवियसली हम सिर्फ फ्लड्स को पीडीएम में वो कैटर फॉर कर रहा होता था, लेकिन अब एक प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत हर वो आफत, कुदरती आफत जो सूबा पंजाब में खुदा न खास्ता वाक़या होती है, उसकी ज़िम्मेदारी अल्टीमेटली वो पीडीएमए को लेना पड़ती है। और हम हर वक्त इसी प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग के फेज़ से गुज़र रहे होते हैं। तो एट द सेम टाइम, जैसे कि आपके का सवाल था, हम फ्लड्स के लिए तो हर साल अपनी तैयारी कर ही रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो हिल टॉरेंट्स हैं, जिसका फिनोमेना डीजी खान और इन डिवीजन्स में होता है, हिल टॉरेंट्स को देख रहे होते हैं। उसके साथ साथ आपने देखा जब से मरी में 2022 में ये स्नो ब्लेज़र्ड का, और जिसमें 22 कीमती जानों का नुकसान हुआ, उसके बाद अब एक ये परमानेंट फीचर पीडीएमए के रडार पे स्नो ब्लेज़र्ड्स और मरी का स्नोफॉल का सीज़न, उसकी तैयारी और उसकी रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसकी फराहमी, ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं। इसके बाद लोकस्ट का जो आपने देखा 2019-20 में हमारे तकरीबन 20 अजला में लोकस्ट के इस फिनोमेना से, टिड्डी दल के फिनोमेना से ज़राअत का काफ़ी नुकसान हुआ। उस वक्त भी एट द फोर फ्रंट जो एक अदारा था, दैट वाज पीडीएमए पंजाब, और इन्होंने तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशंस को, डिप्टी कमिश्नर्स को साथ मिला के तो इस आफत से उस वक्त निपटा गया। इसके साथ साथ जितनी भी बाकी दीगर इवेंचुअलिटीज़ हैं, जिसमें ड्राउट है, हीट वेव का फिनोमेना आजकल ये हमारा चल रहा है, और इसके साथ साथ कोई भी बड़ी जो फायर इंसिडेंट्स हैं, आजकल हमारा एक फॉरेस्ट फायर्स का टेम्परेचर्स के बढ़ने के बाद, तो इन तमाम जो इश्यूज़ हैं, आफात हैं, इनको पर्टिकुलरली फिर पीडीएमए और विद द हेल्प ऑफ ऑल द रेलेवेंट लाइन डिपार्टमेंट्स वो हम बाकायदा देख रहे होते हैं। जी अच्छा, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, जैसा कि हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ हर शोबे में, हर काम में बहुत आगे हैं और प्री प्लानिंग्स कर रही हैं चीज़ों की। तो आपकी भी मीटिंग्स हुई हैं पीडीएमए के हवाले से, और उनका क्या विजन है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का? जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहिबा का इसमें डिज़ास्टर रिलेटेड भी बड़ी क्लियर सी इसमें पॉलिसी और विजन है। वो एक तो अफेक्टीज़ की दादरसी, और दूसरा मैक्सिमम रसाई। जहाँ पे भी अभी ये पिछले 2-3 माह में मरी में 1-2 लैंडस्लाइड्स के वाक़यात हुए, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर ना सिर्फ उनको अगले 24 से 48 घंटे में एज़ पर द पॉलिसी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, बल्कि उनको घरों की बाकायदा दोबारा रिहेबिलिटेशन के लिए मज़ीद स्पेशल डिस्पेंसेशन के तहत 10-10 लाख रुपए मज़ीद का भी वो भी चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। इसी तरीके से हमारा अप्रैल के महीने में ये जो आसमानी बिजली के वाक़यात हैं, इसमें तकरीबन 26 लोगों की जान गई, और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत ही के पेश नज़र
कि उनको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर तमाम जो उसमें डिसीज़ थे उनकी फैमिलीज़ को वो कंपनसेशन मिली, और जितने भी कोई उसमें ज़ख्मी थे उनको बेहतर से बेहतर तिब्बी इमदाद वो भी दी गई। आपने देखा होगा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की ही ये विज़न और उनके सोच के तहत अभी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में एयर एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी जब भी कभी ऐसा कोई इवेंचुअलिटी होती है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए अवेलेबल है। तो इन अ नट शेल चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की जो विज़न है रिगार्डिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो अफेक्टेड लोगों तक मैक्सिमम रसाई और उनकी दादरसी है। अच्छा, शहरियों के लिए आजकल किन चीज़ों पे ज़्यादातर जो है इक़दामात किए जा रहे हैं, किन चीज़ों पर ज़ोर दिया जा रहा है? शहरियों के लिए आपको जैसे मैंने पहले गुजारिश की, एक तो आगे जब मॉनसून सीज़न आएगा उसमें अर्बन फ्लडिंग का एक फ़िनोमेना है, और उस फिनोमेना को हम मिटिगेट करने के लिए और इस चैलेंज से निपटने के लिए हमने ये इंश्योर किया है पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से कि जितनी भी वासाज हैं, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको डायरेक्शंस भी दी, और उनसे हमने ये इंश्योर करवाया कि वो डिसिल्टिंग हो, जितने भी अर्बन लिमिट्स में जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी नालाज हैं या बाकी चीज़ें हैं, उनकी डिसिल्टिंग। दूसरा फिर शहरियों के लिए अभी ये जो करंट सिनेरियो गुजर रहा है, आपके इल्म में होगा कि 21 से मई ऑनवर्ड हमारी हीट वेव की अलर्ट था, और उस अलर्ट के पेश नज़र जो साउथ पंजाब के ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ थे, बहावलपुर रीजन है, मुल्तान रीजन है, इनमें हमने हीट वेव कैंप्स वो इस्टेब्लिश किए शहरों में, उन तमाम जगहों पे ख़ास तौर पे जहाँ पे कोई बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है या कोई मेन बाज़ार है कि जहाँ पे आम लोगों का आना जाना है। और इस वक्त टेम्परेचर्स क्योंकि 50 को छू रहे हैं पिछले 1-2 दिन से, रहीमयार ख़ान, खानपुर, वहाँ पे दर्जा हरारत 50 के करीब पहुँच चुका हुआ है। तो हमने ये इंश्योर किया कि शहरियों के लिए हम इन कैंप्स की मदद से कि जिन लोगों का बाहर निकलना इनएविटेबल है, एटलीस्ट वो उनके लिए मेडिकल कवर मौजूद हो, उनके लिए वहाँ पीने का पानी हो, बैठने के लिए पंखे और कूलर का या हवा का इंतज़ाम हो, और ख़ास तौर पे मेडिकल कवर वहाँ पे उनके लिए मौजूद हो। तो ये शहरियों के लिए अभी रिसेंटली हमने ये मेजर्स लिए। अच्छा, जैसे अभी इरफान साहब ने स्टार्ट में भी बोला था कि दुनिया भर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं कुदरती आफात से निपटने के लिए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें या चलें पंजाब की बात करें तो हम दुनिया से बहुत पीछे हैं कुदरती आफात से निपटने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हम भी उस लेवल का मुकाबला कर सकते हैं या उस लेवल पे आ सकते हैं? जी, इसमें सबसे पहले तो डेफिनेटली हम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स वो बिल्कुल हमारे मुल्क में और सूबा पंजाब में भी वो अपनी जगह मौजूद हैं ही हैं कि अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ख़ास तौर पे वेस्ट को और डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का स्पेक्ट्रम है वो टोटली डिफरेंट इन अ सेंस कि वहाँ रिसोर्सेज की जो बहुतात होने की वजह से हम अपने गिवन रिसोर्सेज में जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके इन महदूद वसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, वो यही है कि जैसे मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि प्रीवियसली जो अप्रोच थी वो रिएक्टिव अप्रोच थी कि जब भी कभी किसी सानिया ने, किसी हादसा ने, सैलाब ने वो आ जाना है तो हम उसको मिटिगेट कर रहे होते थे, हम उसको उसके रेस्क्यू और रिलीफ में वो शामिल हो रहे होते थे। लेकिन अब जो एक अप्रोच में तब्दीली है और प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत ना सिर्फ इसमें प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग और अर्ली वार्निंग पे तवज्जो दी जा रही है, और इस पे अगर हम इन्वेस्ट भी करने में कामयाब हो जाएंगे तो एटलीस्ट जो सानिया या जो कुदरती आफत आनी है वो तो अल्लाह के हाथ में है, वो चीज़ें होनी ही हैं। लेकिन हम इन मेजर्स के बाद और इस अर्ली वार्निंग के तहत, इस प्रिपेयर्डनेस और इस कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत हम एटलीस्ट उनका मैग्नीट्यूड कम से कम कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जानी नुकसान उससे मैक्सिमम बचा जा सकता है। अच्छा, हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 191 फेरिस में
में से पाकिस्तान 18वें नंबर पर आता है कुदरती आफात जो कभी भी आ सकती हैं उस हवाले से। लेकिन अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ की या इनसे निपटने की, तो 100वें नंबर पे जो है वो हमारा नंबर है पाकिस्तान का, तो ऐसा क्यों है? जी, फिर दोबारा मैं वही कहूँगा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और मिटिगेशन में वो एक कि दुनिया के ओवरऑल अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम 191 ममालिक में देखें तो जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यहाँ हमारे रीजन में हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, हमारे बाकी भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स अपना कंट्रीज़ से वो देखें तो हमारे पास शायद रिसोर्सेज उस तरीके से नहीं है। और आपने देखा 2022 के सैलाब में ही तकरीबन मोर देन 30 बिलियन जो सर्वे के मुताबिक उसका लॉस हुआ पाकिस्तान में। और ये ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो ये वो तमाम नुकसानात हैं जो ओवरऑल एक क्लाइमेटिक चेंजेस के तहत वो हो रहे हैं। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, अभी ये COP28 में दुबई में भी यही रहा कि शायद हम कंट्रीब्यूटर उतने नहीं हैं जितने हम अफेक्टेड हैं इससे जो कुदरती आफात और क्लाइमेटिक चेंजेस और इसके इफ़ेक्ट से। तो इसमें फिर इंटरनेशनल बीइंग अ ग्लोबल विलेज, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो शायद उस तरीके से पूरी नहीं हो रही जिस तरीके से वादे वईद वो किए जाते हैं। अच्छा, अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ का डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है वो फंड्स से होता है, तो क्या पीडीएमए को जो फंड्स मिलते हैं क्या वो काफ़ी होते हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हद तक तो जितना मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के और चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो रडार पे चंद मेन ऑर्गेनाइजेशन और महकमे हैं उसमें पीडीएमए का शुमार भी होता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ या किसी मैयर की ज़रूरत हो, किसी स्कीम की ज़रूरत हो और वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पीडीएमए को या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तवस्सुत से उसमें कोई इनकार हो। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि जब ओवरऑल नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी मज़ीद की जा सकती हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से उस तरीके से नहीं होती। अच्छा, जैसे भी जैसे ही कोई कुदरती आफत आती है तो हम देखते हैं कि जो प्राइवेट एनजीओज़ हैं या फाउंडेशंस हैं वो अपील करती हैं फंड्स की, डोनेशन की, तो क्या पीडीएमए भी ये कर सकता है या पीडीएमए का इख्तियार है उनको रोकने के लिए या किसी भी किस्म की इस तरह के मामलात में? अच्छा देखिए, हमारा मुल्क जो पाकिस्तान को भी चैरिटी वाले जो करने वाले ममालिक की फ़हरिस्त में टॉप कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है। और आप देखें जब भी कभी आफत आई, वो 2005 का हमारा बड़ा ज़लज़ला हो या उसके बाद भी 2022 में भी या पिछले साल भी हमारा सतलुज में सैलाब का वो हमें सामना था। तो जब भी कभी ऐसी सिनेरियो रहा है, हमेशा पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और इसमें एनजीओज़ भी वो करती हैं। और अब कौन किस नीयत से कर रहा है शायद उसका अंदाज़ा फिर इतना आसानी से वो नहीं लगाया जा सकता। और आप अभी रिसेंटली जो पीडीएमए के फोरम से हमने तुर्की में और शाम में, सीरिया में जो वहाँ ज़लज़ला और आफत आई, उसमें भी जब ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपील की अपने मुखय्यर हज़रात से, एनजीओ से और कॉरपोरेट सेक्टर से, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और काफ़ी सारी इमदाद वो एनडीएमए और पीडीएमए के लेवल से, पीडीएमए पंजाब ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो तुर्की और शाम में भी गई। हाँ, इसको बिल्कुल आपका ये पर्टिनेंट पॉइंट है, इस चीज़ को रेगुलेट करने की बहरहाल ज़रूरत है, क्योंकि लोगों में ये बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि इस तरह के किसी भी कॉल पे वो लोग, पाकिस्तान के लोग इस चैरिटी और खैरात और इस तरफ वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही मकसद के लिए और कहीं किसी गलत हाथों में ये चीज़ ना जाए। तो इसमें सिर्फ जो एनजीओज़ थ्रू आउट पंजाब डिज़ास्टर स्पेक्ट्रम में काम कर रही होती हैं उनको तो कंट्रोल डेफिनेटली पीडीएम में हम कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल बेतहाशी एनजीओज़ हैं जो थ्रू आउट दी प्रोविंस वो काम कर रही होती हैं और इन सब को रेगुलेट करना वो ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता हो कि किस एनजीओ को कितना फंड मिल रहा है इस कुदरती आफात से निपटने के लिए और आप लोगों के भी यूज़ में आए, क्योंकि बेसिकली जो यूटिलाइज होता है और जो उसका सही इस्तेमाल होता है वो तो पीडीएमए ही कर सकता है उसका। अच्छा, हाल ही में ग्रीन सेवर थिंक टैंक कायम किया, इसके हवाले से बताएं, इसका क्या मकसद था? जी, ये एक इनिशिएटिव है जो रिसेंटली पीडीएमए पंजाब ने लिया और ग्रीन सेवर्स एक ऐसा फोरम है कि जब यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ओवरऑल रजीम को देखा गया तो इसमें एक क्लियर डिस्कनेक्ट पाया गया बिटवीन द एकेडेमिया एंड डिज़ास्टर मैनेजर्स।
और हम अभी तक देखें कि हम ये तयन करने से कासर हैं कि हमारा ये जो एक परमानेंट फिनोमेना है ऑफ स्मॉग, इसमें मेन कंट्रीब्यूटर क्या है? क्या वो स्टबल बर्निंग है और फसलों की बाकियात हैं, या वो ट्रांसपोर्ट है, या इंडस्ट्री है? और हमारे पास मल्टीपल वो रिपोर्ट्स हैं जो मुख्तलिफ़ अदारों की मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स, और अभी तक इस चीज़ का तयन, तो इसमें जो मेरा समझना है कि ये एकेडेमिया है, ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स हैं जो हमें इसमें असिस्ट कर सकते हैं। और ये इस फोरम को बनाने का फिर मकसद हमारा यही था कि हमने इसमें जितनी भी पंजाब की रिप्यूटेड और मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च वर्क कर रही हैं, उनको हमने इसमें इनवाइट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसेंटली हमने पहला इसकी कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें मोर देन 20 डॉक्टर्स वो और अपने अपने शोबा में जो सीनियर मोस्ट लोग थे और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ख़ास तौर पे जिनका शोबा है, उन लोगों ने इसमें ना सिर्फ शमूलियत की बल्कि हमने अपना रूल्स ऑफ इंगेजमेंट वो भी अपने तय किए कि हम यूनिवर्सिटीज़ को कोशिश करके कि उनकी जो रिसर्च है उस रिसर्च को कोई मीनिंगफुल बनाएं, कि हम अपना प्रॉब्लम यूनिवर्सिटीज़ के सामने रखें और उस पे यूनिवर्सिटीज़ के जो थीसिस हैं, जो डॉक्टरेट वहाँ करने के लिए लोग आए हुए हैं, वो इंस्टेड ऑफ के रैंडम अपनी रिसर्च करें, वो हमारे इन डिज़ास्टर रिलेटेड और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर अपनी रिसर्च करें। और हम भी पीडीएमए के फोरम से हम फाइनेंस से टेकअप कर रहे हैं, जिस हद तक मुमकिन होगा हम उस रिसर्च को फ़ंड करने की भी वो कोशिश करेंगे ताकि उसका जो आउटकम है उसको फिर हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें और उससे अपनी जो लिवेबिलिटी है और ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिजीम है इसमें चीज़ों को बहुत बेहतर अच्छा कर सकें। इरफान साहब, ये तो अभी हम कर रहे हैं इक़दामात, लेकिन अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे वो ममालिक पहले से ही प्री प्लान्ड और प्री प्रिपेयर होते हैं काम के लिए, और हम अभी भी किसी भी शोबे में रिसर्च के लिए पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे है और पाकिस्तान की रिसर्च उस तरह से मानी नहीं जाती या उस तरह से हम एक्टिव नहीं है रिसर्च लेवल पे। तो आपको क्या लगता है ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मिलाने का और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मिलकर काम करने का, ये एक तो किस हद तक इफ़ेक्टिव रहेगा, और उसके बाद क्या पीडीएम में खुद कोई ऐसा रिसर्च सेंटर या इस तरह का कोई डिपार्टमेंट कायम नहीं कर सकता कि हमें भी पहले से अंदाज़ा हो? देखें, अल्लाह की तरफ से कोई आफत आ जाए उसमें तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, वो तो ना पैसा रोक सकता है ना ही कोई रिसर्च, लेकिन अपनी तरफ से तो हम इक़दामात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की है। यहाँ पे हमारे पास पीडीएमए में अपना भी हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक विंग बनाया, लेकिन फिर मैं फिर वही कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ वो नर्सरीज़ हैं कि जहाँ पे रिसर्च एक मेन उनका वहाँ पे टास्क है, और वहाँ वो डिस्कनेक्ट है कि हम बिल्कुल रैंडम रिसर्च और जिसका शायद अगर मुल्क को फ़ायदा नहीं है, उस थिंक टैंक में भी मैंने बात की कि बीइंग डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुझे जाना का इत्फाक हुआ काफ़ी दफ़ा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रॉब्ली पाकिस्तान में अदरवाइज़ पंजाब की सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स, लेकिन रिसर्च आउटपुट वो हमारा ऐसा वो नेग्लेजिबल था कि जिससे एटलीस्ट रिसर्च भी वो कि जो फिर मुल्क के या सूबे के कोई काम आ सके। तो इसका थिंक टैंक और ग्रीन सेवर्स का बनाने का मकसद भी हमारा यही था कि और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल पे ना सिर्फ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की भी लम्स फास्ट जो मेन हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे काफ़ी सारे जो सीनियर मोस्ट लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा इससे पूरी उम्मीद हैं कि जिस तरीके से हमारा ये थिंक टैंक और ये फोरम आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ज़रूर इस थिंक टैंक के फोरम से ऐसी रिसर्च और ऐसी आउटकम्स वो आएंगी जो ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की रिजीम को बेहतर करने में इंशाल्लाह मददगार साबित होगी। अच्छा, अगर हम बात करें अपने स्टूडेंट्स की, अपनी नौजवान नस्ल की, तो डेफिनेटली इनमें टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। तो आप क्या उन लोगों के साथ लाइव ज़ोन में काम करेंगे कि अगर उनको किसी किस्म की मदद या किसी किस्म की रिसर्च के हवाले से कोई भी हेल्प आउट करना पड़े तो आप लोग करेंगे मतलब उस? जी बिल्कुल, मैंने जैसे गुजारिश की कि ये हम अभी फाइनेंस से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से टेकअप हमने ऑलरेडी कर लिया है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करके अपने आने वाले बजट में ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कि क्लाइमेटिक अभी देखें रिसेंटली जो अप्रैल के महीने में
काफ़ी सारी डेथ्स ऐसी हुई हैं जो आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात हुए हैं। और इसमें अब ये सोलराइजेशन के साथ भी इन चीज़ों को, इन अमामिल को वो कि अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए जब भी सोलराइजेशन या सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। और शायद एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि जी ये सोलराइजेशन का ही शायद हो कि जहाँ प्रॉपरली अर्थिंग नहीं हुई तो इस वजह से आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में बहुत ज़्यादा तसलसल है। तो ये चीज़ भी अब इट डिमांड्स रिसर्च। तो इसके लिए भी हम यूईटी के इलेक्ट्रिकल जो डिपार्टमेंट है उसको हमने रिक्वेस्ट वो कर दी है। तो मीनिंग देयर बाय कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका एक डिस्कनेक्ट जो था इसको ख़त्म होना चाहिए। और एकेडेमिया को ना सिर्फ पीडीएम में, बाकी भी जितना हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, बाकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इसमें जो रिसर्च है वो डायरेक्शनल रिसर्च हो कि जिसका एटलीस्ट मुल्क को, कौम को कोई फ़ायदा हो सके। अच्छा, ये जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली का या माहौल का या डिफरेंट किस्म की आफात का, उसका एक इन्वायरमेंट से भी बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो पंजाब अब वो पंजाब नहीं रहा जहाँ ताज़ा हवा हुआ करती थी, जहाँ फसलों और दरख्तों की महक हुआ करती थी। अब ये आलूदगी का गढ़ बन चुका है। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? जी, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ये जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीली का या माहौल का या डिफरेंट किस्म की आफात का, उसका एक इन्वायरमेंट से भी बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो पंजाब अब वो पंजाब नहीं रहा जहाँ ताज़ा हवा हुआ करती थी, जहाँ फसलों और दरख्तों की महक हुआ करती थी। अब ये आलूदगी का गढ़ बन चुका है। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? जी, ये फिर एक दफ़ा जो हमारी हैप हैज़र्ड अर्बन प्लानिंग है और हमारे काफ़ी सारे इस तरह के स्टेप्स हैं जिनसे अब ये बिल्कुल आपने अगेन बड़ा पर्टिनेंट पहलू की तरफ ये निशानदेही की
कि अब लाहौर और इस तरह के बड़े शहरों में लिवेबिलिटी जो है वो इट्सल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और आप देखें कि जो स्मॉग का फिनोमेना है वो ना सिर्फ इन जो सर्दियों के ये चंद महीने होते हैं उनमें, बल्कि अब ये पूरा साल अब परसिस्ट करता है। Exactly. आज भी इस वक्त भी जब हम बैठे हैं तो जो लेटेस्ट रीडिंग मेरे पास 12 बजे की आई उसमें भी 180 पे हमारा जो वो है इंडिकेट कर रहा है AQI इंडेक्स, तो 180 भी अनहेल्दी है। तो कहने का मकसद फिर यही है कि हमारी जो ट्रैफिक प्लानिंग है, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उनमें जो रेलेवेंट लॉज हैं उन पे इन्फोर्समेंट का प्रॉपरली ना होना, ये तमाम वो अवामिल हैं कि जो अल्टीमेटली फिर इस स्मॉग के फिनोमेना को जन्म लेते हैं और ये बहरहाल एक चैलेंज है। अच्छा, कुछ माह बाद अगेन हम स्मोक की जद में होंगे, तो इस हवाले से भी कोई इक़दामात किए जा रहे हैं कि पंजाब में कोई माहौलियाती एमरजेंसी लगाई जाए या इस तरह का कुछ भी? जी, स्मॉग को ऑलरेडी नेचुरल क्लैमिटी वो डिक्लेयर तो किया हुआ है, और नेचुरल क्लैमिटी जब कोई चीज़ डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद काफ़ी सारे इन्फोर्समेंट रिलेटेड इख्तियारात वो फील्ड फॉर्मेशंस को मिल जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि मोटरवे अलॉन्ग आप ये गंदम की बाकियात को हर दूसरे दिन वो आग लग रही है। हम फिर उसमें क्या कर रहा है कि PDM में स्पार्को के ताउन से जो थर्मल अनोमलीज़ हैं उनको हम ना सिर्फ वहाँ से कलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे भी कोई आग लगने का इंसिडेंट होगा वो थर्मल अनोमली के ज़रिए स्पार्को PDM में पंजाब को कन्वे करता है, और हम यहाँ से अपने डिप्टी कमिश्नर्स को ये फॉर इन्फोर्समेंट भेजते हैं जिस पे वो 50,000 तक जुर्माना है, FIRs और बाकी गिरफ्तारियाँ वगैरह हैं जो कि डेली बुनियादों पे हो भी रही हैं। लेकिन इसमें जो ओवरऑल एक कम्युनिटी का, हमारे शहरियों का, हमारे पाकिस्तानियों का और ख़ास तौर पे किसानों का वो ज़िम्मेदारी है, वो अपनी जगह बहरहाल है। और इसी तरह इसके साथ साथ आप देखें कि लाहौर जिसमें सबसे ज़्यादा ये स्मॉग का इशू रहता है, इसमें हमारा जो ट्रैफिक का ओवरऑल निज़ाम है और ख़ास तौर पे गाड़ियों की जो वायबिलिटी और उनकी मोटरेबल होना, उनका रोड वर्दी होना, उसकी सर्टिफिकेशंस वगैरह उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से ये होनी चाहिए। और अल्टीमेटली इसका फ्यूचर वो यही है कि मैक्सिमम प्लांटेशन पे जाया जाए, और ये ट्रांसपोर्टेशन जितनी है इसको हम इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन और उस पे शिफ्ट हों। इस्लामाबाद से 30 बसेस से वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ शुरू हो चुकी है। पंजाब में भी अब मोटरसाइकिल्स की हद तक तो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें शायद इन चीज़ों के, और अल्टीमेटली फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ग्रेजुअली जब इलेक्ट्रिक उस पर शिफ्ट होती है तो इसमें खातिर खा बेहतरी आने की इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे इरफान साहब अभी आप खुद भी कह रहे हैं कि उस तरह से इकदाम नहीं किए जाते, तो हर आफत की वार्निंग तो दी जाती है आप लोगों की तरफ से, क्या अमली इकदाम भी फौरी तौर पे किए जाते हैं? जी बिल्कुल। अब देखें, हर आफत की सबसे पहले तो वार्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली वार्निंग से काफ़ी सारे ख़दशात से, काफ़ी सारे नुकसानात से वो बचा जा सकता है। अभी मैं मोस्ट रिसेंट अगर आपको बताऊं तो आज भी हम उस एडवाइज़री की ही टाइम स्पैन में बैठे हैं जो हीट वेव रिलेटेड PDM ने 21 मई को जारी की। अब उस एडवाइज़री के तनाजुर में ही PDM ने काफ़ी सारी मेजर्स ली जिनको मैं अगर गिनवाने बैठूं तो वो काफ़ी टाइम लगे, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उस एडवाइज़री के पेश नज़र हेल्थ डिपार्टमेंट ने थ्रू आउट पंजाब हर हेल्थ फैसिलिटी में डेडिकेटेड हीट वेव और हीट स्ट्रोक मिटिगेटिंग और रिस्पांस काउंटर्स बना दिए। वो THQ, DHQ हर लेवल पे वो उनका काउंटर्स बने। वहाँ पे जो रेलेवेंट मेडिसिन्स हैं टू क्योर हीट स्ट्रोक वो उनकी फराहमी की गई। हमारी ही एडवाइज़री के तनाजुर में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनिशियली बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स उनको जल्दी शुरू किया ताकि वो जल्दी फारिग हों और गर्मी के असरात से बचें, और फिर वो छुट्टियों का ऐलान 25 तारीख से हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे एटलीस्ट वो इंडोर्स ज़्यादा उनके रहने का वो है, जो अगर स्कूल खुले होते तो वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते। इसी तरीके से हमने फिर देखा कि हमारी इस एडवाइज़री के तहत जो साउथ पंजाब है
और ख़ास तौर पे बहावलपुर और डीजी खान रीजन जो है, इसमें टेम्परेचर्स ने बहुत ज़्यादा हाई रहना है। और आपने देखा और चोलिस्तान चोलिस्तान बहावलपुर रीजन में ही ये चोलिस्तान आ जाता है। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 2 से 3 दिन लगातार चोलिस्तान और रहीम यार खान, खानपुर, यहाँ पे 50 को दर्जा हरारत वो टच कर रहा है। और इस ज़मन में भी हमने इन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं हमारी डिप्टी कमिश्नर्स के अंडर, उनमें अर्बन सेंटर्स में रिलीफ कैंप्स इस तरह के बनाए जो हीट वेव को रिस्पॉन्स करें। और चोलिस्तान जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चोलिस्तान भी तकरीबन 6.6 मिलियन एकड़्स पे मुहित एक बहुत बड़ा रकबा है, जिसमें स्कैटर्ड आबादियाँ हैं और दूर दराज वहाँ डिवेलिंग्स हैं और लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। और अब जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बेशक वहाँ पे जो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके तहत 6 वाटर सप्लाई लाइंस वो पानी की सारा साल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चल रही होती हैं। और इसी तरह उन 6 वाटर सप्लाई लाइंस पे LLRs वो कहते हैं, जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से मीठा पानी इंसानों के लिए भी और जानवर भी वहाँ से अपनी प्यास बुझाते हैं। वो 60 LLRs हैं पूरे चोलिस्तान में, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लेटेस्ट भी मेरी जो डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर से और MD CDA से बात हुई है तो वो हर चीज़ फंक्शनल है। लेकिन क्योंकि दर्जा हरारत इतना ज़्यादा है और वहाँ पे पानी के सोर्स तक पहुँचने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस दर्जा हरारत में वो ट्रैवलिंग भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाती है। और इसके साथ साथ फिर हमने उन वाटर सप्लाई लाइंस के साथ साथ जो PDMA के पास रिसोर्सेज थे, जिसमें 4x4 वाटर बाउज़र्स हैं जो कि चोलिस्तान में डीप डेजर्ट जाके वो लोगों को वहाँ पानी पहुँचा सकते हैं, वो भी हमने मोबिलाइज़ किए और इस वक्त वो बहावलपुर में और चोलिस्तान में वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक जो वहाँ का मेन प्रॉब्लम है कि वहाँ पानी के टेम्परेरी स्टोरेज के पॉन्ड्स, जिनको लोकल ज़बान में टोबाज कहते हैं, वो तकरीबन 2000 के लगभग टोबाज हैं थ्रू आउट चोलिस्तान। वो भी जो ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो इवेपोरेशन के तहत और बाकी भी वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लग पड़ते हैं। तो अब उन 2000 टोबा जात में से काफ़ी सारे वो सूख चुके हैं, जिसकी वजह से भी फिर जानवरों को जो बहुत ज़्यादा पानी के पीने की उन LLRs जो सरकारी हैं उनके अलावा भी पानी को के पीने की वो उनको पॉइंट्स होते हैं, वो अब महदूद होते जा रहे हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद यही है कि मिड जून में जब मॉनसून का और ये सारा हमारा प्री मॉनसून स्टार्ट होगा तो एक अच्छी बारिश से वो दोबारा टोबा जात और उसी तरह ज़िंदगी वो वापस लौट आएगी अच्छा, चोलिस्तान। मॉनसून से अच्छी बारिश के साथ सैलाब भी आता है और हर साल आता है, इस साल भी आने वाला है और आपका इदारा हर साल आवाम की खिदमत करता है, तो क्या कोई ऐसी तजावीज़ तैयार नहीं की जा सकती कि बिफोर द टाइम हम इससे निमट लें? देखें, फ्लड से निमटना के लिए डैम्स की ज़रूरत है और डैम्स के लिए फिर फाइनेंशियल वायबिलिटी होना। और हमारे जिन दरियाओं पे ये हर साल या हर दूसरे साल सैलाब का हमें ख़तरा रहता है, उन्हीं पे अल्टीमेटली तो ये वही वाटर रिजर्वायर्स हैं कि अगर वो बनेंगे तो हम इस पानी को जो समंदर में जाके ज़ाया होता है और दूसरा फिर ये सैलाब का पेश खैमा बनता है और हमारे इससे काफ़ी सारे नुकसानात होते हैं, उससे बचा जा सकता है। लेकिन वो रिजर्वायर्स के बनने और उन रिजर्वायर से उस पानी को बल्कि अपनी ज़राअत के लिए और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो सूरत हाल है उसमें इस दफ़ा भी जैसे जो इस दफ़ा की प्रेडिक्शंस हैं वो अबव एवरेज वो रेन प्रेडिक्शन है, प्रेसिपिटेशंस इसमें ज़्यादा हैं और इसी तरह अबव एवरेज टेम्परेचर्स हैं। तो अब टेम्परेचर्स के ज़्यादा होने से ग्लेशियल मेल्टिंग का फिनोमेना वो पहले से इस दफ़ा ज़्यादा होगा। और अगर मॉक एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं इस हवाले जी, मॉक एक्सरसाइज यही सैलाब से रिलेटेड, क्योंकि मेन इसका मकसद तो यही होता है कि जो ऑपरेटर्स है हमारा, जिसमें कश्तियाँ हैं, OBMs हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, और दूसरा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी सारी एक दफ़ा वायबिलिटी को और उसकी फंक्शनैलिटी को और उनकी ट्रेनिंग को एक दफ़ा चेक कर लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ एज़ पर आर एक्टिविटी कैलेंडर थ्रू आउट द पंजाब ये मॉक एक्सरसाइजेज ना सिर्फ कंप्लीट हो चुकी हैं बल्कि जो भी इक्विपमेंट है रिलेटेड टू जो फ्लड फाइटिंग है उसमें वो तमाम की सर्विसबिलिटी जहाँ पे कहीं रिपेयर की ज़रूरत थी वो तमाम करवा ली गई। अच्छा, अगर दूसरे सूबों की बात करें तो दूसरे सूबों के लिए भी आप रज़ाकराना तौर पर अवेलेबल हैं?
जी बिल्कुल, ये बेसिकली तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ही डिसीजन होता है जब भी कभी किसी हमसाया प्रोविंस की इसमें हैंड होल्डिंग या उसमें क्योंकि उनके मुल्क साथ। तो एक है, हम सब जी बिल्कुल पाकिस्तान। बिल्कुल, हम सब और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हुए मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पीडीएमए में ये इस्तदाद कार है कि हम ना सिर्फ सूबा पंजाब बल्कि हम अपने दूसरे जो सूबे हैं उनमें भी, और रिसेंटली हमने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के बारिशों से जो मुतासर लोग थे उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पे हमने को 2500 घरानों का वो फूड हैम्पर्स और वो यहाँ से हमने रवाना किए और वहाँ पे वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो फ्यूचर में भी ऐसी कोई चीज़ होगी जो खुदा न खास्ता बाकी सूबों में कहीं दरपेश आती है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिसीजन के तहत पीडीएमए पंजाब विल ऑलवेज बी रेडी इंशाल्लाह। इरफान साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह पगलू और टकलू घर तो पहुंच गए मगर इनको बहुत मार पीटी। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? बहुत अच्छी। सबसे अच्छा पार्ट तो ये था जब टकलू नाली में गिर गया था। अब मैं सुनाऊं? ये तो छोड़ो, तुम लोग ऐसी स्टोरी लाते कहाँ से हो? हमारा अम्मी अबू ऐसी स्टोरी सुनाते। अब बच्चों, अगली कहानी मैं सुनाऊंगा क्योंकि ये कहानी है इसके अब्बू और मेरे बचपन की। मेरा नाम इसने टकलू रख दिया था और मैं हो गया हूं ना टकलू। बच्चों की गुफ्तगू में दिलचस्पी लें, उनसे सवाल पूछें और उन्हें ज़बान सिखाने के लिए कहानियाँ सुनाएं और उनके साथ खेलें। बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे परवरिश हर कदम। जी नाजरीन, वेलकम बैक। अच्छा इरफान साहब, हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले फ्यूचर की। तो फ्यूचर में पीडीएमए के क्या प्लान्स हैं? कोई नए लाएअमल बनाए गए हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं? क्योंकि बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इस तरह की आफात से निमटने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो क्या प्लानिंग्स हैं जी फ्यूचर की? बिल्कुल, फ्यूचर में पीडीएमए पंजाब का सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को वो बेहतर और मरबूत बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा वो हमारा फोकस है और इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी कि आने वाले वक्तों में ये हम इस हद तक अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर लें कि एटलीस्ट किसी भी सिवाय अर्थक्वेक के बाकी तमाम डिज़ास्टर्स वो प्रिडिक्टेबल हैं। तो उन तमाम की प्रिडिक्टेबिलिटी और उनकी अर्ली वार्निंग को के सिस्टम को इतना मरबूत हम बनाएं कि उससे नुकसानात को कम से कम किया जा सके। इसके साथ साथ जो हमने पीडीएमए के फोरम पे हमारे पास वेयर हाउसेज़ में सेंट्रल वेयर हाउस यहाँ लाहौर में और मुजफ्फरगढ़ में तो वो मौजूद थे, लेकिन बाज़ औक़ात इन वेक ऑफ इवेंचुअलिटीज़ वो चीज़ों को यहाँ लाहौर से पिंडी रीजन में, सरगोदा रीजन में वो भेजना, वो एमरजेंसीज़ में फिर आपको पता है कि वहाँ ज़रूरत को जितना जल्दी हो सके वो पूरा करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर हमने अभी ये प्रपोज़ किया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको वेरी ग्रेशियसली एग्री किया कि हम अपने टू मैक्सिमाइज़ आवर आउटरीच, हमने नॉर्थ रीजन में भी, पिंडी में, सरगोदा में, जंग हमारा एक बहुत ज़्यादा वो वल्नरेबल इसमें रहता है और जो बहावलपुर रीजन है इनमें हम नए वेयर हाउसेज़ बनाने जा रहे हैं ताकि इन वेक ऑफ एनी इवेंचुअलिटी जितना जल्दी से जल्दी रैपिड रिस्पांस हो उसको हम इंश्योर कर सकें। और इसी तरह हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं, डिऑक्स जिनको कहते हैं, जो कि कनेक्टेड हैं इस प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से और फिर इस्लामाबाद में नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से। तो वो कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे ख़ास तौर पे बने हैं
मरी और बाकी इनके अंदर भी हम उनको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, और अगले जो एग्जिस्टिंग हमारे डिओक्स हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में उनको मज़ीद वाइब्रेंट और मज़ीद एक्टिव वो करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह तमाम मैयर्स से आने वाले दिनों में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब वो ज़्यादा इस काबिल होगी कि इस तरह की इवेंचुअलिटीज़ और डिज़ास्टर्स में अपना मैक्सिमम रोल अदा कर सकें और आवाम की खिदमत कर सकें। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम रेस्क्यू एंड रिलीफ पे तो पीडीएम में फ़ौरन अपना इस्तिदाद कार के तहत वो कर रही फ़ौरन एक्ट भी करती है और अपनी कोशिश भी करती है। अब जो रिहेबिलिटेशन है इसकी एक कॉस्ट होती है, और ये मैंने जैसे आपको पहले गुजारिश की थी कि ये जो लास्ट हमारे 22 वाले फ्लड्स भी थे, इसमें सिंध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारे भी राजनपुर और डीजी खान के जो रीजन हैं इनमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, और इन नुकसानात का जो एक ओवरऑल तखमीना लगाया गया दैट वाज क्लोज़र टू $30 बिलियन। और यही है कि फिर इसी के तनाजुर में इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जब इंगेज किया गया और काफ़ी सारे इसमें वादे वईद भी हुए, लेकिन शायद उनके पूरे ना होने की वजह से अभी तक उस तरीके से लोगों की मदद नहीं की जा सकी जिस तरीके से आप बिल्कुल बाजा फरमा रही हैं कि जिस तरीके से होनी चाहिए थी। जी। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं कि इन मुख्तलिफ आफात से निपटने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, कितने हेलीकॉप्टर्स हैं, कितनी कश्तियां हैं, क्या फैसिलिटीज़, क्या जी बिल्कुल, इसकी equipment एक है हमारे बहुत लंबी डिटेल है हमारे पास। मैं आपको सिर्फ विदाउट टेलिंग यू द नंबर्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास किस किस फॉर्म में ये जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स हैं ये हम मेंटेन करते हैं। स्ट्रेटेजिक रिज़र्व से मुराद ये है कि हम एनडीएमए की गाइडलाइंस के तहत सूबा पंजाब की ओवरऑल पॉपुलेशन को देखते हुए वो हमने फिर अपने कुछ मिनिमम रिज़र्व्स हैं जो हमने टेंट्स के, बोट्स के, लाइफ सेविंग जो जैकेट्स हैं, बाकी जितना भी फ्लड रिलेटेड और हैज़र्ड्स रिलेटेड इक्विपमेंट है उसकी मिनिमम वो हमने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व्स रखने होती हैं। अब ये रिज़र्व हम कैसे रखते हैं? हम पूरे पंजाब में इस वक्त तकरीबन वो डिपेंडिंग अपॉन दी वल्नरेबिलिटी ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट हमने तमाम ये जो रिसोर्सेज हैं इनको वहाँ पंजाब में डिस्ट्रिक्ट्स के पास, डिप्टी कमिश्नर्स के पास वहाँ ये रखवाया हुआ है, जिसमें हमारी बोट्स, टेंट्स, उसके अलावा आपके ये जो मॉस्किटो नेट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, हर वो चीज़, नेम एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फ्लड और एनी इवेंचुअलिटी और एनी हैज़र्ड, और वो चीज़ हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है डीडीएमएस के पास। वही चीज़ हमारी कुछ क्वांटिटीज़ में हमारे जो सेंट्रल वेयर हाउसेज़ हैं, वन इन लाहौर एंड द अदर वन इन मुजफ्फरगढ़, वहाँ पे मौजूद है। फिर इसी तरीके से हमारी ये जो फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट है ये पाकिस्तान आर्मी के पास भी, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब का वो बोट्स, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो मोर देन 600 बोट्स, OBMs, ये सारी इक्विपमेंट हमारा पाकिस्तान आर्मी के पास भी मौजूद है। और इसी तरह जो रेस्क्यू 1112 है इनके पास भी हमारी बोट्स और रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वो ये है, क्योंकि ये वो अदारे हैं जो इन द वेक ऑफ एनी इमरजेंसी पाकिस्तान आर्मी हमेशा उन्होंने पब्लिक को और सिविल साइड को इसमें स्ट्रेंथन किया है। और इसी तरीके से जो रेस्क्यू 1112 है दैट इज़ आल्सो रैपिड रिस्पांस फोर्स ऑफ प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उनकी भी इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स वो सारा कोऑर्डिनेशन और लाइजोन हमारा आपस में रहता अच्छा, है। फर्दन अगर कोई भी इक्विपमेंट या किसी भी ज़रूरती अशिया की ज़रूरत पड़ जाए तो आप डिमांड करें तो वो उसी टाइम फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाती है? जी बिल्कुल, इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फाइनेंशली वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पीडीएम में एक प्रायोरिटी अदारा है, और हमें ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, रेस्क्यू 1112 की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से ये सालाना एनुअल बेसिस पे उनकी तरफ से डिमांड्स आती हैं कि जो फ्लड रिलेटेड और अदर हैज़र्ड रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी फिर प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस के तहत, प्रॉपर प्री क्वालिफिकेशन और पेपरा रूल्स के तहत फिर उनकी प्रोक्योरमेंट्स करवा के वो हम इन तमाम अपने जो रेलेवेंट अदारे हैं उनके साथ, लाइजोन के साथ ये चीज़ें फिर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अच्छा इरफान साहब, अब थोड़ा सा पीडीएमए के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। 2010 से ये सूबों की तहवील में आ गया, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक कोई बेहतरी हुई है, जो कमियां थी वो पूरी हुई हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग की, ह्यूमन रिसोर्स की और लॉजिस्टिक्स की,
तो अब प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब वो 2010 से अब इसने काफ़ी सारा सफ़र तय किया और इस सफ़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस काबिल है कि वो सूबा पंजाब के लोगों को इन वेक ऑफ एमरजेंसीज़ वो पूरी तरह से ना सिर्फ उनकी देखभाल करे, उनका की दादरसी करे, बल्कि अब इसकी अपनी इस्तेदाद कार भी, जैसे आपने पहले कहा कि हम काफ़ी मौक़े पे दूसरे सूबों को भी हम उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ भी, अपनी लॉजिस्टिक्स भी वो उनके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो इंटरनल पॉलिसी मीटिंग्स हैं वो मीटिंग्स भी डिले का शिकार हैं, तो इसमें किस हद तक हकीकत है जो अहम पॉलिसीज़ हैं उसमें डिले हो रहा है? नहीं, एज सच कोई डिले पीडीएमए के उस लेवल पे नहीं है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा हर साल मेजर इवेंट वो सैलाब और सैलाब की तैयारियां होता है, तो उसमें अभी तक एक्टिविटी कैलेंडर के मुतल्लिक और बाकी जो कोऑर्डिनेशन है, इंगेजमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स है, वो पूरी तरह से हम उसमें अप टू डेट हैं और इंशाल्लाह 15 जून से पूरे सूबा पंजाब में कंट्रोल रूम्स वो बन जाएंगे और सैलाब, मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जितनी भी तैयारियां हैं वो ऑलरेडी वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और कंट्रोल रूम्स इनको 24 घंटे इंशाल्लाह मॉनिटर करना शुरू कर दें। अच्छा, इसके साथ अगर हम ज़िले सतह की बात करें तो ज़िले सतह पर किस तरह से काम करता है? जी, ये जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि नेशनल लेवल पे एनडीएमए है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर सूबों में ये प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बन गया और इनके जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म हैं वो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, डीडीएमएस, जिनके चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर, रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर होते हैं और उनकी फिर हम हैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड लॉजिस्टिक्स वो फिर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो गाहे बगाहे नीड बेस्ड वो करते रहते हैं और इस तरीके से ये फिर सारा इसकी एक वर्किंग चलती रहती है। अच्छा, जैसे अभी हमने 2010 के बाद से भी बात की, आपने कहा बहुत सी बेहतरी आई है, चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिकली अब चल रही हैं, तो आगे फ्यूचर में मज़ीद क्या प्लानिंग्स रखते हैं या क्या नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पीडीएमए स्टार्ट करने जा रहा है इन कुदरती आफात से निपटने के लिए? जी, मैंने जैसे आपको गुजारिश की कि इसमें एक तो जो वेयर हाउसेज़, क्योंकि आउटरीच को बढ़ाने के लिए वेयर हाउसेज़ का क़याम 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में वो क़याम अमल में लाया जा रहा है। दूसरा, जो हमारे एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं उनको मज़ीद फ़ाल वो किया जा रहा है और जहाँ पे नए डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिसिंग हैं वहाँ पे इनको बनवाया जा रहा है। दूसरा, एक रिस्क ट्रांसफ़र की जो वो स्ट्रेटजी है वो हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को प्रपोज़ करने जा रहे हैं कि हम पिछले 12 साल का डेटा देखें तो उसमें मोर देन 50 बिलियन 50 अरब से ज़्यादा की डिसबर्समेंट वो हम फ्लड रिलेटेड इंसिडेंट्स की वो कर चुके हैं। तो अब अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से हमारी कुछ उनके साथ ऑलरेडी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं कि हम सिर्फ ये एक जो फसल है जिसमें सैलाब का मुमकिन ख़दशा होता है कि अगर इसका प्रीमियम वो भी छोटे काश्तकारों के लिए और सिर्फ रेलेवेंट जो वल्नरेबल बेल्ट में या वल्नरेबल एरिया में है उनका अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वो पे करे तो शायद ये ओवरऑल जो हम डिस्पर्स अब तक कर चुके हैं उससे वो उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा और उससे हम इस जो आइंदा आने वाले मुमकिन सैलाब हैं उनमें अपनी किसान को और ख़ास तौर पे छोटे किसान को उसकी मदद भी अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त आवाम जो आपको देख रहे हैं? जी, ओवरऑल डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम की तो आपने ख़ुद ही बड़ी अच्छी बात कर दी कि इसमें ये सिर्फ कोई एक अदारा इसको ये स्टैंड अलोन फैक्टर नहीं है। इसमें जब तक तमाम अदारे और ख़ास तौर पे कम्युनिटी वो नहीं मिलेगी तो शायद इसके असरात से और इसकी जो उस तरीके से इससे निपटा नहीं जा सकता। और 2005 का जो ज़लज़ले के असरात और ज़लज़ले का इंसिडेंट था उसने इस चीज़ को काफ़ी हद तक अयां भी किया कि जब पूरी कौम और तमाम अदारे और तमाम स्टेक होल्डर्स वो थे तो हम कितने बड़े कैटास्ट्रॉफ़ी से बिलाखिर फिर एक कौम की तरह वो बाहर निकले। बाकी मैं अभी करंटली हीट वेव क्योंकि एक फ़िनोमेना चल रहा है और इसका भी परसिस्ट करने का मज़ीद चंद हफ़्ते वो रुझान ये रहेगा, तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के तवस्सुत से भी रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि कोशिश करें, ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनमें बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको जितना मुमकिन हो सके वो इंडोर रखें और डायरेक्ट सनलाइट में जितना कम से कम वो एक्सपोज़ होंगे
उतना ही हीट स्ट्रोक और रिलेटेड जो असरात हैं उनसे इंशाल्लाह बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इरफान साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जो ओल्ड एज पीपल हैं या जो बच्चे हैं जो ज़रूरत पड़े तभी घरों से बाहर निकलें, कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो निकलें, वरना घर में रहें। और अगर कहीं आउटिंग करनी भी है तो शाम के टाइम में निकल सकते हैं कहीं वॉक वगैरह करने, लेकिन अवॉइड करें सुबह के टाइम में इतनी तपती गर्मी और धूप में बाहर निकलना। और एक और बात जो इरफान साहब ने भी कही और मैं कहना चाहूँगी कि जब कोई मुश्किल होती है तो हम सब कौम जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं और मुश्किल के वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। बहुत अच्छी बात है। सैलाब के टाइम पे भी हम देखते हैं, ज़लज़ले के टाइम पे भी हम देखते हैं कि हम मिलके एक कौम बन जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमल की है कि जब कोई ऐसी कुदरती आफ़त ना हो तब भी हम एक दूसरे का साथ दें। और बहुत सी मुश्किलें और बहुत से जो डिज़ास्टर्स हैं वो हमारे अपने पैदा किए हैं, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।